जिले की आईपीएस अधिकारी कोमल नेगी एक ऑटो में बैठी हुई थी। ऑटो ड्राइवर को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जो महिला उसकी ऑटो में बैठी हुई है वह कोई आम महिला नहीं बल्कि जिले की आईपीएस अधिकारी हैं। कोमल ने नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और देखने में वह बिल्कुल एक आम सी महिला लग रही थी। वह अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए छुट्टी लेकर ऑटो में बैठी घर जा रही थी। कोमल ने सोचा कि अपने भाई की शादी में वह आईपीएस अधिकारी के रूप में नहीं बल्कि सिर्फ एक बहन के तौर पर जाएंगी। ऑटो चलाते हुए ड्राइवर मोहन ने कहा, मैडम, आपकी वजह से मैं इस रास्ते से जा रहा हूं, वरना मैं इस रास्ते से बहुत कम जाता हूं। आईपीएस अधिकारी कोमल ने ऑटो वाले से पूछा, लेकिन ऐसा क्यों भैया? इस रास्ते में क्या प्रॉब्लम है? ऑटो ड्राइवर मोहन ने कहा, मैडम, इस रास्ते पर कुछ पुलिस वाले खड़े रहते हैं। हमारे इस इलाके का जो इंस्पेक्टर है वह ऑटो का चालान बिना वजह काटता है और ऑटो वालों से बिना किसी गलती के पैसे वसूलता है। और अगर इंस्पेक्टर की बात नहीं मानते तो वो लोगों के साथ मारपीट करता है। आज पता नहीं मेरे किस्मत में क्या लिखा है। ऊपर वाला करे कि इस टाइम पर वो इंस्पेक्टर रास्ते में ना मिले, वरना वो बिना गलती के मुझसे पैसे वसूल करेगा। आईपीएस कोमल नेगी मन ही मन सोच रही थी, क्या सच में यह ऑटो ड्राइवर जो कह रहा है वह सच है? क्या वाकई यहाँ के थाने का इंस्पेक्टर इतना गलत काम करता है? थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे इंस्पेक्टर हाथीराम अपने साथियों के साथ खड़ा था और वाहनों की चेकिंग कर रहा था। जैसे ही ऑटो उनके सामने पहुंचा, इंस्पेक्टर हाथीराम ने लाठी से इशारा करके ऑटो को रोक दिया। फिर इंस्पेक्टर हाथीराम गुस्से में बोला, अरे ओ पायलट, नीचे उतर। तेरे बाप की सड़क है क्या? इतनी तेज स्पीड में ऑटो चला रहा है। कानून का कोई डर नहीं है क्या? चल अब जल्दी से 5,000 का चालान भर। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने चालान बुक निकाल ली। ड्राइवर मोहन डरते हुए बोला, साहब, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। आप किस बात का चालान काट रहे हैं? कृपया ऐसा मत कीजिए। मेरी कोई गलती नहीं है और अभी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। मैं आपको 5,000 रुपए कहां से दूं? यह सुनकर इंस्पेक्टर हाथीराम और भड़क गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, ज्यादा जुबान मत चला मेरे सामने। पैसे नहीं हैं तो ऑटो क्या फ्री में चलाता है? जल्दी से ऑटो के कागज निकाल। कहीं ये ऑटो चोरी का तो नहीं है? ड्राइवर ने जल्दी से सारे कागज निकाल कर दिखा दिए। कागज बिल्कुल ठीक थे, सब कुछ पूरा था। लेकिन इंस्पेक्टर हाथीराम ने फिर भी कहा, कागज तो सही हैं, लेकिन चालान तो भरना ही पड़ेगा। अब 5,000 नहीं तो 3,000 ही दे दें, वरना तेरी यह ऑटो अभी सीज कर दूंगा। पास ही खड़ी आईपीएस कोमल नेगी ये सब कुछ ध्यान से देख और सुन रही थी। उन्होंने देखा कि किस तरह इंस्पेक्टर हाथीराम एक गरीब, लाचार और मेहनती ऑटो ड्राइवर को बिना वजह परेशान कर रहा था, उससे पैसे वसूलने की कोशिश कर रहा था। उनके मन में गुस्सा तो आया, पर उन्होंने खुद को शांत रखा ताकि पहले पूरी सच्चाई समझ सकें और फिर सही समय पर कार्रवाई कर सकें। ऑटो ड्राइवर ने डरते हुए इंस्पेक्टर हाथीराम से कहा, साहब, इतने पैसे मैं कहां से लाऊं? अभी तक तो सिर्फ 200-300 रुपये की ही कमाई हुई है। मैं कैसे आपको 5,000 दूं? कृपया छोड़ दीजिए साहब, जाने दीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं गरीब आदमी हूं, दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता हूं। मुझ पर रहम कीजिए साहब। लेकिन इंस्पेक्टर हाथीराम को जरा भी दया नहीं आई। वह गुस्से में भर उठा। उसने ड्राइवर का गिरेबान पकड़कर उसे बुरी तरफ मारने लगा और चिल्लाते हुए बोला, जब पैसे नहीं हैं तो ऑटो क्यों चलाता है? तेरे बाप की सड़क है क्या जो इतनी स्पीड में ऑटो चलाएगा? ऊपर से मुझसे जुबान लड़ाता है। चल, तुझे थाने का मजा चखाते हैं। इतना सुनते ही आईपीएस कोमल नेगी खुद को रोक नहीं पाई। वह तुरंत आगे बढ़ी और इंस्पेक्टर के सामने खड़ी होकर बोली, इंस्पेक्टर, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जब ड्राइवर ने कोई गलती नहीं की तो आप उसका चालान क्यों काट रहे हैं? ऊपर से आपने उसके साथ मारपीट की। यह कानून का उल्लंघन है। आपको कोई हक नहीं है किसी गरीब पर इस तरह का अत्याचार करने का। इसे जाने दीजिए। इंस्पेक्टर हाथीराम पहले से ही गुस्से में था। आईपीएस कोमल नेगी की बात सुनकर वह और भड़क गया। उसने ताव में कहा, अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगी कि कानून क्या होता है? बहुत जुबान चल रही है तेरी। लगता है तुझे भी जेल की हवा खिलानी पड़ेगी। चल, अब दोनों एक साथ जेल में रहना, वहीं चलाना अपनी जुबान। कोमल नेगी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर उन्होंने अपने आप पर काबू रखा। वह देखना चाहती थी कि यह इंस्पेक्टर आखिर किस हद तक गिर सकता है। इंस्पेक्टर हाथीराम को यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ी यह साधारण सी साड़ी पहनी महिला कोई आम औरत नहीं, बल्कि जिले की आईपीएस अधिकारी कोमल नेगी है।
हाथीराम ने अपने साथियों को आदेश दिया, चलो, दोनों को थाने ले चलो, वहीं देखेंगे इन दोनों की कितनी जुबान चलती है। तभी दो पुरुष कांस्टेबल और दो महिला कांस्टेबल तुरंत आगे बढ़े और उन्होंने ऑटो ड्राइवर और आईपीएस कोमल को पकड़ लिया। जब वे थाने पहुंचे तो इंस्पेक्टर हाथीराम ने कहा, इन्हें यहीं बैठा दो, अब यहां देखते हैं ये दोनों क्या करते हैं। इनकी औकात तो इन्हें दिखानी पड़ेगी। हवलदारों ने दोनों को एक बेंच पर बैठा दिया। हाथीराम कुर्सी पर बैठा ही था कि तभी उसका मोबाइल पर एक कॉल आया। उसने कॉल उठाते हुए कहा, हाँ, आपका सब काम हो जाएगा, उस केस में आपका नाम नहीं आएगा, बस मेरे पैसे तैयार रखना, टेंशन मत लो, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। आईपीएस कोमल नेगी और ऑटो ड्राइवर दोनों बैठकर यह सब सुन रहे थे। कोमल मन ही मन सोच रही थीं कि यह इंस्पेक्टर न केवल सड़कों पर लोगों को परेशान करता है, बल्कि थाने के अंदर भी रिश्वत लेकर काम निपटाता है। वह गरीबों को लूटता है और उनका हक मारता है। कोमल ने गुस्से को दबाए रखा। वे जानती थीं कि अभी तात्कालिक गुस्से में कुछ करना ठीक नहीं होगा। असली मुकाबला सबूतों और सही तरीके से करना है, ताकि पूरा पुलिस प्रशासन और शहर ये देख सके। वे अंदर से योजना बना रही थीं कि किस तरह इसे सबके सामने बेनकाब किया जाए। पास बैठा ऑटो ड्राइवर परेशान था। वह अपने घर और बच्चों की चिंता कर रहा था। कोमल ने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, आप घबराइए मत, ये इंस्पेक्टर आपका कुछ नहीं कर पाएगा, मैं आपके साथ हूं। मैंने सब देख लिया है और मैं इसे बेनकाब करूंगी। आप निश्चिंत रहें, आपकी कोई गलती नहीं है, आप सुरक्षित हैं। मैं कोई आम महिला नहीं हूं, मैं आईपीएस अफसर कोमल नेगी हूं। मैं इस इंस्पेक्टर के सारे काले कामों का पता लगा रही हूं, इसलिए अभी चुप रहकर सब देख रही हूं, फिर सब साफ करके इसकी औकात लोगों के सामने दिखाऊंगी। यह सुनकर ऑटो ड्राइवर को थोड़ा सुकून मिला। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, क्या आप सच में आईपीएस मैडम हैं? लेकिन जब मेरे साथ ये सब हो रहा था तो आपने कुछ क्यों नहीं कहा? मुझे बचाया क्यों नहीं? आप कहीं झूठ तो नहीं बोल रही हैं? या आप इन लोगों से मिली हुई तो नहीं हैं? ड्राइवर थोड़ा घबराया हुआ था। कोमल नेगी ने उसे शांति से भरोसा दिलाया, नहीं, मैं इन लोगों से नहीं मिली हूं। मैं सच में इस इंस्पेक्टर को बेनकाब करने के लिए चुप बैठी हूं। बस मैं देख रही हूं कि यह इंस्पेक्टर और कितने गलत इलीगल काम करता है, इसलिए अभी चुप हूं, वरना चाहूं तो इसे तुरंत सस्पेंड भी करवा सकती हूं। तुम थोड़ा इंतजार करो, फिर देखो आगे मैं इसका क्या हाल करती हूं। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर हाथीराम अपने कैबिन में चला गया। फिर उसने एक हवलदार को बुलाया और कहा, उस ऑटो ड्राइवर को बुलाकर लाओ। हवलदार तुरंत बाहर गया और ड्राइवर से बोला, साहब ने आपको अंदर बुलाया है। यह सुनकर ड्राइवर डर गया, मगर कोमल ने उसे हिम्मत दी और कहा, तुम परेशान मत हो, जो भी होगा मैं। मोहन गर्मी की सुबह अपने ऑटो रिक्शा चालक के सीट पर बैठा था। मुंबई की शोरगुल की आवाजें चारों ओर गूंज रही थी। गाड़ियां, लोग और गलियों का शोर। मोहन एक बहुत ही साधारण व्यक्ति था। वो हर रोज सुबह जल्दी उठकर अपने घर के दरवाजे पर रखी पीली ऑटो में बैठता और पूरे दिन शहर की गलियों में यात्रियों को उनके स्थान पर पहुंचाता और इससे कमाई करता था। उसकी कमाई बहुत सीमित थी और इसी कमाई से बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पेट पालता था। कभी कभार ज्यादा पैसेंजर आ गए तो ज्यादा कमाई हो जाती और 4 से 500 रुपए बच पाते थे। बाकी पैसे खाने पीने, पेट्रोल और गाड़ी की मरम्मत में खर्च हो जाते थे। मोहन की आंखों में आज भी गांव की पुरानी यादें बिल्कुल ताजा थी। छोटे से गांव में बचपन बिताकर उसने बड़े सपने देखे थे, लेकिन शहर की भागदौड़, परिवार की जिम्मेदारियों में आशाएं धुंधली पड़ने लगी। मोहन का परिवार ही उसका सब कुछ था। उसकी पत्नी सीमा एक छोटे से स्टॉल पर तरह तरह की पकौड़ी बेचती थी और बेटा राहुल 10वीं में पढ़ता था। मोहन रोजाना कमाई का हिस्सा बेटी की फीस में लगाता और बाकी घर चलाने के लिए रखता। गांव में बचपन में वह एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनने का सपना देखता था, लेकिन शहर की कड़ी मेहनत और थोड़ी सी आमदनी ने उसे कई बार निराशा में डाल दिया। हर शाम काम खत्म करके थका हारा मोहन जब घर लौटता तो सीमा मुस्कुराकर कहते, कल सवेरे उठ जाना क्योंकि बेटे को स्कूल पहुंचाना है। सीमा की यह बात सुनकर
मोहन को खुशी होती जैसे उसकी मेहनत की छोटी सी जीत हो। फिर भी मोहन के दिल में कहीं उम्मीद की लौ चल रही थी। उसका दिल में एक बड़ा सवाल हर रोज परेशान करता। क्या मुझे भी कभी बेहतर जिंदगी मिलेगी? दिमाग में हजारों विचार आते थे। कई बार उसने खुद से कहा कि शायद ये भी बस फितरत की बात है, लेकिन एक आवाज भीतर से कहती, ऐसे मन से तो कुछ नहीं बदलेगा। एक दिन मोहन को एक व्यवसायी जो उसके ऑटो पे बैठकर कहीं जा रहा था, तो उसने बातों ही बातों में बताया कि मुंबई में कुछ ऑटो चालक अब सिर्फ गाड़ी चलाने तक सीमित नहीं रह गए, बल्कि उसने बताया कि एक ऑटो चालक ने अपना काम बदल दिया और सिर्फ पार्किंग स्पॉट की मदद से हर महीने 5 से 8 लाख रुपए महीना कमाता है वो। मोहन ने हैरानी से पूछा, ये कैसे मुमकिन है? तो व्यवसायी ने हंसते हुए कहा, कभी कभी एमबीए की नहीं, सिर्फ कड़ी मेहनत और जुगाड़ की जरूरत होती है। यह सुनकर मोहन के मन में विचार के नए बीज खुलने लगे। मोहन ने सोचा कि अगर एक ऑटो चालक ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। अगले दिन उसने आसपास की खबरों पर ध्यान देना शुरू किया। तभी एक दिन उसे एनडीटीवी पर एक कहानी मिली, जिसमें बेंगलुरु के एक ऑटो चालक की कहानी थी, जिसने बताया कि उसके पास 4 से 5 करोड़ रुपए की कीमत के 2 मकान हैं, जो उसे 2 से 3 लाख रुपए प्रति माह किराया देते हैं। और खबर में लिखा था कि उसने यह संपत्ति अपने बचत के पैसे से खरीदी और किराए पर दी है। मोहन ने यह पढ़ते हुए आंखें चौड़ी कर ली। 2-3 लाख किराया? उसने खुद से कहा, मेरे हर महीने का खर्च भी इससे कम है। उस रात मोहन का मन चकरा गया। आखिर साधारण मेहनत से ऐसी क्या बात हुई जिससे ये आदमी करोड़ों का मालिक बन गया? मोहन क्या करता था? तो उसका काम सिर्फ रिक्शा चलाकर अपने और अपने परिवार के पेट को पालना था। पर एक सोच ये भी है कि जब तक आप कुछ बड़ा नहीं सोचोगे, तब तक आप कुछ कर भी नहीं सकते। तभी कहीं से उसे एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में पता चली कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या है। अचानक इसी जिज्ञासा ने मोहन की सोच को जगाया और अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि मेहनत के साथ साथ सोच भी जरूरी है। तभी मोहन का एक पुराना मित्र अमन, जो पहले फाइनेंस कंपनी में काम करता था, उसने मोहन को अपने घर बुलाया। उसने मोहन से पूछा कि क्या उसने एनएलपी नाम की तकनीक के बारे में सुना है। तो मोहन ने ना में सिर हिला दिया। अमन ने एक पुरानी किताब निकाली और समझाया कि एनएलपी एक ऐसी तकनीक है जिससे आप अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कर सकते हो और उसे सफलता के ख्यालों को सिखाया जा सकता है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारे रास्ते बनाती है। अमन ने मोहन को समझाया कि अगर तुम खुद को बदल दोगे तो तुम्हारे सामने के रास्ते भी आसान हो जाएंगे। अमन की यह बात सुनकर मोहन के मन में उम्मीद की नई लहर दौड़ गई। मोहन ने मन ही मन ठान लिया कि अब वह सिर्फ काम नहीं बल्कि खुद के सपनों पर भी काम करेगा। उसने गांव से शहर आकर जुटाए हुए 50,000 रुपए बचत से कहीं लगाई हुई रकम में से निकाले और शहर के किनारे एक छोटा सा प्लॉट खरीदने की सोचा। वैसे ज्यादा पैसे तो मोहन के पास थे नहीं, पर उसके दिल में एक नई उम्मीद फूटी कि शायद यही छोटा सा प्लॉट एक दिन बड़ा निवेश बनेगा। साथ ही मोहन ने एनएलपी सीखने की ठान ली कि अब वह चाहे कुछ भी हो जाए एनएलपी सीख कर ही रहेगा। तभी अमन ने उसे एक यूट्यूब कोर्स का लिंक भेजा। मोहन रोज रात को मोबाइल पर देखता कि एनएलपी में क्या क्या सिखाया जाता है। उसने पाया कि एनएलपी में कई खास तकनीक हैं, जैसे एफर्मेशन मतलब संकल्प, खुद से सकारात्मक वाक्य को दोहराना। अमन ने मोहन से कहा कि तुम रोज सुबह आईने के सामने खड़े होकर बोलो, मैं अपना पहला घर खरीदूंगा। इससे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। विजुअलाइजेशन, आंखें बंद करके अपने
सपने की खूबसूरती को कल्पना में देखना, क्योंकि हमारा दिमाग कल्पना और सच्चाई में फर्क नहीं कर पाता है। मोहन ने कल्पना की कि उसने अपना खुद का रियल एस्टेट ऑफिस खोल रखा है, जिसमें उसके नाम का बोर्ड झिलमिला रहा है। रिफ्रेमिंग टेक्निक मतलब नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलना। जब भी मन में यह विचार आए कि मैं नहीं कर सकता, तो उल्टा सोचो, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। सामंजस्य बढ़ाना मीन्स रेपो बिल्डिंग, दूसरों से अच्छे संबंध बनाने की कला, यात्रियों से हंसकर बात करना, उनका विश्वास जीतना ताकि वे मनमुटाव की बात ना बनाएं और जरूरी जानकारी मिल सके। लक्ष्य निर्धारण मीन्स गोल सेटिंग, साफ लक्ष्य तय करना, उन्हें छोटे छोटे कदमों में बांटना। इन तकनीकों को समझकर मोहन काफी उत्साहित हो गया। उसने रोजाना 5 मिनट ध्यान में बैठकर खुद को एक सफल निवेशक की तरह सोचने का अभ्यास किया। अपनी जेब से सिक्के निकालकर धीरे धीरे गिनती भी करता, सावधानी से खर्च करता, हर पैसे सोच समझकर कहीं लगाता, कल बड़ा फायदा होगा यह सोचकर लगाता। धीरे धीरे उसकी सोच में बदलाव आया। अब वह पुराना निराशा दिमाग की बजाय आशावादी बन रहा था। मोहन को अब यह महसूस होने लगा कि एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सच में काम करती है। अब हर सुबह वह ठीक 5 बजे उठता और आईने के सामने खड़ा होकर खुद से बोलता, मोहन तुम सफल हो। उसके सीने में एक गर्मजोशी फैल गई, जैसे आत्मविश्वास की धुन बजने लगी हो। यह क्या था? तो ये एफर्मेशन की ताकत थी। अगले दिन उसने याद किया कि अमन ने उसे बताया था कि एनएलपी से संचार क्षमता और लीडरशिप बढ़ती है, जिससे जीवन संघर्ष संतुष्टिपूर्ण बनता है। मोहन ने सोचा, अगर मैंने आज से ये सकारात्मक बोला तो कल मेरी दुनिया बदल सकती है। शुरुआत में जब उसे इस नई तकनीक को अपनाने का डर लग रहा था, तभी एनएलपी की दूसरी तकनीक एंकरिंग ने उसके काम को आसान कर दिया। उसने याद किया कि जब भी वह गाड़ी की हॉर्न बजाता है, वैसे ही खुद को मुस्कुराने को मजबूर कर ले। दिमाग खुश हो जाता है। इसलिए उसने अपने ऑटो में एक गुड लक चार्म बांध दिया और हर बार हॉर्न बजाते ही मन बोला, शुक्र है भगवान का कि आज फिर काम मिला है। इससे काम करते समय भी उसका मूड अच्छा रहने लगा। एनएलपी की रिफ्रेमिंग टेक्निक ने उसकी पुरानी सोच को तोड़ डाला। अब जब उसका मन कहता मैं तो सिर्फ रिक्शा चलाता हूँ, मैं बड़ा कुछ नहीं कर सकता, तो वह उल्टा सोचकर कहता हर बड़े सफर की शुरुआत छोटे कदमों से ही होती है। इस नए नजरिए ने उसके आत्मसम्मान को मजबूत किया। वह यात्रियों से बात करते समय पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से बोलने लगा। अगर कोई ताना देता तो वह मुस्कुराकर कहता, देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। इसी बीच मोहन ने एक विजुअलाइजेशन भी बनाया। वह कल्पना में एक आधुनिक इमारत देखता, जिसकी छत पर उसका नाम चमक रहा है और पास में उसका पूरा परिवार खुश होकर खड़ा है। हर रात सोते समय वह आंखें बंद कर यह दृश्य दिमाग में दोहराता है। इस तरह हर सफलता मोहन के दिमाग में रियल होने लगी थी। इन एनएलपी अभ्यासों के चलते मोहन की दिनचर्या में बदलाव आया। अब वह गाड़ी चलाते हुए भी प्रेरणादायक ऑडियो बुक सुनने लगा, रियल एस्टेट पर छोटे छोटे ऑनलाइन कोर्स करने लगा। तभी रविवार को एक पुराने मित्र श्याम से उसकी मुलाकात हुई, जिसने बैंक की नौकरी छोड़ दी थी और अपना होटल खोल लिया था। श्याम ने मोहन को बताया कि उससे बिजनेस में भी एनएलपी से उसका आत्मविश्वास बढ़ा था। मोहन को अब अकेलापन नहीं लगता था। उसके आसपास लोग भी सपने देखने लगे थे। 3 महीनों की बचत जुटाकर मोहन ने हिम्मत की और पहला कदम रखा। उसने देखा कि शहर के बाहरी इलाके में एक नया रिहायशी प्रोजेक्ट चल रहा है, जहां छोटे फ्लैट्स की कीमतें अभी किफायती थी। अपने बचत के 2 लाख रुपए उसने वहां इन्वेस्ट कर दिए। उसका दिल थोड़ा धड़क रहा था, लेकिन एनएलपी की तकनीक ने उसे शांत कर रखा था। अपने घर वालों को भी उसने बताया, मैंने हमारी पहली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर दी है। सीमा और राहुल थोड़े आश्चर्यचकित हुए, मगर पूरा परिवार मोहन का हौसला बढ़ाने लगा।
निवेश के बाद मोहन ने फीडबैक और फीड फॉरवर्ड के सिद्धांत को अपनाया। हर महीने वो प्रोजेक्ट की प्रगति देखता और नोट करता कि आगे क्या सुधारा जा सकता। अनुभव नया था, पर मोहन ने सीखना नहीं छोड़ा। उसने देखा कि प्रोजेक्ट के फ्लैट्स की मांग धीरे-धीरे बढ़ रही। उस पर उसका विश्वास और गहरा हो गया। मोहन ने दोस्ती और साझेदारी का फायदा भी उठाया। उसने गांव से 2 अन्य ऑटो चालक दोस्त मिलाकर उन्हें भी निवेश के बारे में बताया। चारों ने मिलकर छोटे-छोटे निवेश करने का फैसला किया ताकि जोखिम कम रहे। ये टीम भावना मोहन के आत्मविश्वास को बढ़ाती रही। मोहन के इस सफर में कई मुश्किलें भी आई। कभी अचानक बाजार में गिरावट होने लगी। कुछ फ्लैट के मालिक किराया देने में लेट हो गए। मोहन और उसके साथी निवेशक को लगा कि लगाई गई पूंजी वापस लौटने में देर हो रही है। उसी दौरान महामारी के कारण आय और कम हो गई। मोहन ने महसूस किया कि उसको अपने परिवार के खर्च को भी संभालना है। लेकिन एनएलपी ने सिखाया था कि हर समस्या में अवसर होता है। उसने रीफ्रेमिंग करके सोचा, यह समय नया रास्ता खोजने का है। उसने ऑनलाइन अपनी कहानी शेयर की और निवेशकों से सलाह मांगी। कई छोटी-छोटी टिप्स मिली। मोहन ने 2 कदम आगे बढ़ाए। एक तरफ उसने कुछ छोटे प्लॉट बेचकर पूंजी वापस की और दूसरी तरफ अपने किराए पर दिए मकान में सुधार किया ताकि उनका मूल्य बढ़े। इन दोनों कदमों ने मोहन को सबक दिया कि संकट में संयम रखना ही समझदारी है। उसने अपने खर्चों का हिसाब किताब रखना शुरू किया। जो पैसा बच रहा था उसे और पढ़ाई लिखाई और नए विचारों में लगाने लगा। सामाजिक आर्थिक माहौल को समझने की कोशिश की ताकि भविष्य के निवेश सुरक्षित रहें। इन सभी चुनौतियों में एक बात मोहन को हमेशा के लिए याद थी कि एनएलपी का मंत्र, मैं हमेशा पॉजिटिव विजन बनाए रखूंगा और हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अंत में कुछ महीनों के बाद आर्थिक हालात मोहन के सुधरने लगे और मोहन ने देखा कि उसके चारों फ्लैट्स में किराया नियमित आने लगा। छोटी-छोटी मुसीबतों के बाद बड़ी पूंजी फिर से काम करने लगी। दूसरे साल के अंत तक मोहन की मेहनत रंग लाई। उसकी सालाना आय में पहले साल की तुलना में 5 से 6 गुना की वृद्धि हो गई थी। उसने 4 फ्लैट्स और 2 छोटे रिटेल शॉप्स में पूंजी लगाई थी। अब किराया माह भर के अच्छे खासे हिस्से में बदल चुका था। राहुल का एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो गया था और सीमा ने भी एक बड़ा कपड़ों की दुकान खोल ली थी। पूरा परिवार खुश था। एक दिन एक स्थानीय अखबार ने उसका इंटरव्यू लिया। रिपोर्टर ने उससे हैरानी से पूछा, आपने ये सब कैसे किया? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, मेहनत और सकारात्मक सोच ने मेरी राह बनाई। एनएलपी ने मन को मजबूत किया। उसने बताया कि बिजनेस स्टैंडर्ड जैसी रिपोर्ट याद दिलाती है कि कोई एमबीए नहीं, बस मेहनत और रचनात्मक सोच ही काफी है। मोहन ने आम इंसान को संदेश दिया कि डर के बजाय प्रयास करो। अब मोहन की कहानी प्रेरणा बन चुकी थी। कई युवा ऑटो चालक उससे मिलने आए और पूछा कि आप कैसे इस मुकाम तक पहुंचे। तो मोहन ने सरलता से सबको यही सलाह दी कि अपने ऊपर भरोसा रखो और सीखते रहो, कभी हार मत मानो। खुद पर भरोसा करना यही सबसे बड़ी ताकत है। मोहन की कहानी से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। पहला, आत्मविश्वास की ताकत। सबसे जरूरी है खुद पर भरोसा रखना। मोहन ने सबसे पहले खुद को बताया कि वह कर सकता है। दूसरा, लगातार सीखना। सीमित संसाधन हो सकते हैं, लेकिन सीखने की चाह हमेशा बनी रहनी चाहिए। मोहन ने एनएलपी और निवेश के बारे में लगातार ज्ञान जुटाया। तीसरा, छोटे कदम। बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहले छोटे-छोटे कदम जरूरी। मोहन ने छोटे निवेश से शुरुआत की और धीरे-धीरे बड़ा बनाया। चौथा, सकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच को पहचानें और उसे सकारात्मक में बदलें। एनएलपी तकनीकों ने मोहन को हर मुश्किल में अच्छा देखने में मदद किया। नवोन्मेष और जुगाड़। अवसरों को तलाशें और नए रास्ते खोजें। विपरीत परिस्थितियों में भी मोहन ने वैकल्पिक समाधान ढूंढे। धैर्य और मेहनत। सफलता रातों रात नहीं मिलती, समय लगता है। मोहन ने धैर्य नहीं खोया और जुटे रहे। यह कहानी साबित करती है कि जब इरादे मजबूत हो और सोच सकारात्मक हो तो कोई भी मंजिल कठिन नहीं होती। जैसा कि बिजनेस स्टैंडर्ड ने कहा,
वास्तविक उद्यमिता को हमेशा पिच डेक की जरूरत नहीं होती, कभी-कभी सिर्फ एक पार्किंग स्पॉट ही काफी होती है। मोहन ने अपनी साधारण शुरुआत को एक शानदार अंत में बदल दिया। अगर वह कर सकता है तो आप क्यों नहीं? दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं एक और अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानी के